अनुराग सिंह ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की। मैं तो प्रतिमा दीदी और सुशांत जी को कह रहा था कि यहाँ बहुत जोश लगता है युवाओं में। आवाज थोड़ी कम आई, बाकी हॉल तो पूरा भरा हुआ है। एक मौका और दे दो, ठंड में जरा गर्मी वाला माहौल तो हो जाए कि नहीं होना चाहिए। भारत माता की। थोड़ा फर्क पड़ा है कि नहीं? चलो इधर वालों को मौका देते हैं, बिल्कुल राइट साइड वालों को, सिर्फ ये वाली लाइन। भारत माता की। बीच वालों को मौका। भारत माता की। इनसे थोड़ा बेहतर है कि नहीं? लेफ्ट वाले जो दिल के करीब हैं। भारत माता की। अब मैं एक और तरीका बताता हूं। बिल्कुल राइट वाले जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलेंगे, भारत माता की। पहले से ज्यादा आवाज आई कि नहीं आई? ऐसे ही आपको भी करना है। भारत माता की। भारत माता की। अब अगर भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली फीलिंग आए, टीम इंडिया वाली, तो सब इकट्ठे करके, क्यों दीपा जी ऐसा हो जाए, बोले भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अब सर्दी में गर्मी का एहसास हुआ कि नहीं हुआ? युवा संवाद भारत 2047। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार की माननीय मंत्री बहन आदरणीय प्रतिमा भौमिक जी, हमारे युवा साथी, मेरे प्रिय मित्र और जल शक्ति मंत्री, युवा कार्यक्रम खेल मंत्री आदरणीय सुशांत चौधरी जी, यहां पर उपस्थित पद्मश्री दीपा कर्माकर जी, हमारी जिला सभाधिपति श्रीमती अंतरा सरकार देव जी, हमारे स्टेट डायरेक्टर NYKS जबा चक्रवर्ती जी, कुणाल गौतम जी, डॉक्टर भौमिक जी, श्री सुविकाश देवरामा जी, उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। उठो जागो आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। और जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो देश और दुनिया में युवाओं की ओर ही सबका ध्यान जाता है। और जिस तरह से प्रतिमा दीदी कह रही थी, युवा मानो तेज, युवा माने ऊर्जा, युवा माने नई सोच, युवा माने नए सपने, युवा माने नए लक्ष्य, युवा माने नो नेगेटिविटी, युवा माने इस देश और दुनिया का भविष्य, युवा माने उम्मीद का सूरज। और सूरज अपने लिए नहीं जलते, सूरज खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देने का काम करते हैं। और वही आज का युवा खुद तप कर देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ता है। और जब हम भारत को शिखर की ओर ले जाने की बात करें, और जब मैं शिखर की ओर ले जाने की बात करता हूं तो स्वामी विवेकानंद जी का सपना कि भारत 21वीं शताब्दी में विश्व गुरु बने,
दुनिया को नेतृत्व देने का काम करे। स्वामी विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र नाथ, और एक नरेंद्र का सपना भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, और आज मैं कह सकता हूं जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, यह अपने आप में भारत में एक ऐसा अवसर है कि हम भारत के गौरवशाली इतिहास को, कला, संस्कृति, साहित्य को दुनिया को बता सकें, दुनिया को उससे अवगत करवा सकें। और यह मौका हमारे युवाओं के पास भी है, क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत Y20 का एंगेजमेंट ग्रुप भी है, यानी कि यूथ 20। इसकी मीटिंग्स भी देश भर में होंगी। क्या आपके त्रिपुरा में, मेरे त्रिपुरा में Y20 की टॉक्स करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? क्या युवाओं के बीच में लाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में? क्या युवाओं को उसका भागीदार बनाना चाहिए? क्या NYKS, NSS, NCC, स्काउट एंड गाइड्स खिलाड़ियों को और बाकी विद्यार्थियों को इसका हिस्सा बनाना चाहिए? अगर बनाना चाहिए तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम Y20 टॉक्स यानी Y टॉक्स और Y वॉक, हम दोनों ही आपके हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में आकर करवाएंगे, ताकि युवाओं की बात को भी, जो दुनिया भर के लोग, दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देश जिसका G20 का ये ग्रुप है, ये समूह है, उनके जब बड़े नेता सितंबर महीने में मिलेंगे, तब हम देश भर के युवा क्या सोचते हैं, हम उनकी सोच का एक डॉक्यूमेंट बनाकर हम उनको देने का प्रयास करेंगे कि जहां दुनिया के युवा क्या सोचते हैं और मेरे भारत का युवा दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचता है, हम उसको भी आगे देंगे। जैसा मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्रदूषण मुक्त या क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं, तो COP21 में और COP26 में भारत ने नेतृत्व देने का काम किया है। और नेतृत्व किस दिशा में? जब दुनिया के बड़े बड़े देश हट गए, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मोदी जी ने बनवाया, जो 2030 का लक्ष्य था सोलर पावर जनरेशन का, रिन्यूएबल एनर्जी का, विंड और सोलर का, वो हमने 2030 नहीं, 9 साल पहले भारत ने 2021 में ही पूरा करने का काम किया, जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। ये बात मैं युवाओं से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे प्रिय युवा साथियों, आप भविष्य का भारत क्या देखना चाहते हो, वो आपको तय करना है और आपको ही उसको बनाना है। इसलिए क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है, जलवायु परिवर्तन की जब बात आती है, ये आपके जीवन पर फर्क भी डालता है, किसान के भी डालता है, तो बाकी सबके भी जीवन पर प्रभाव डालता है। लोग कहते हैं पहले मौसम ऐसा नहीं होता था, आजकल बदल गया। कभी एकदम से सूखा पड़ता, कभी एकदम से बारिश आती, कई जगह तूफान आता, कई जगह साइक्लोन आता है। ये सब कैसे बदला? जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जो चैलेंजेस ग्लेशियर्स के पिघलने सब का, इसके बारे में क्या करना है? अब गाड़ियां इतनी सड़कों पर हो गई, प्रदूषण फैलता है, लेकिन बदलाव क्या होगा? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगी, हाइब्रिड व्हीकल्स होंगी, और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां भी भविष्य में जल्द आने वाली हैं। और भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च कर दिया है। 8 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी और 8 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी सीधे तौर पर मिलने का काम होगा मेरे भाइयों। इसके लिए जहां 125 गीगावाट का हमारा सोलर पावर प्लांट लगेंगे, तो वहीं पर किस तरह से आपका ग्रीन हाइड्रोजन
वो आपको बायोमास से भी बन सकता है, पानी से भी बन सकता है, वेस्ट टू एनर्जी उससे भी हो सकता है, और एक तरह से आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपको ऊर्जा मिलेगी। एनर्जी पर हम दुनिया पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल और गैस हम दुनिया भर से लाते हैं, हमें फिर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2030 तक हम लोग 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम कर लेंगे। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हमें आज नहीं, हमें आगे भविष्य की भी सोचनी है। सुशांत जी यहां पर थे जल शक्ति मंत्री के रूप में। क्या हर घर को पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? और मिलने के लिए हमने 3,60,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, और 2024 के अगस्त महीने तक हिंदुस्तान के हर परिवार को जल से नल और स्वच्छ जल मिलने का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। हमने 3 साल में इतना किया है, शायद पहले नहीं हो पाया। मित्रों, अगर हमें भारत को आगे बढ़ाना तो हर क्षेत्र में बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपके ही मतलब की बात करता हूं। जितने देश में IIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज 2014 से पहले जितने थे, जो 70 साल में जितने बने, उससे ज्यादा मोदी जी ने पिछले 8 साल में बनाने का काम किया। और मेरे त्रिपुरा को बड़ा एयरपोर्ट तो दिया ही, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और अब जहां हमने हॉकी का ग्राउंड, सिंथेटिक ट्रैक भी दे दिया है, प्रतिमा दीदी, सुशांत जी, आपके यहां पर 8 जिले हैं, हम 8 जिलों में इंडोर स्टेडियम भी खेलों को बनाकर देंगे, ताकि यहां पर खेलों को और बढ़ावा मिल सके। हमारे बीच में पद्मश्री जिम्नास्ट कौन बैठी हैं? क्या नाम है? ऐसी और होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? कितने होने चाहिए? बहुत सारे होने के लिए क्या चाहिए? अगर हमारे बीच में दीपा कर्माकर जी हैं, ऐसे हमारे बीच जिम्नास्ट कल्पना देवनाथ जी, और यहां पर मंटू देवनाथ जी, ये सब यहां से हुए, और टेनिस स्टार हमारे सोमदेव देव वर्मा हो, या फिर स्विमिंग में रति रंजन धारी हो, महिला फुटबॉल में लक्ष्मिता रियांग हो, द्रोणाचार्य अवार्डी विश्वेश्वर नंदी हो। त्रिपुरा ने एक के बाद देश को बड़े बड़े खिलाड़ी देने का काम किया है, लेकिन आगे और खिलाड़ी निकल कर आए। जहां हमने एथलेटिक ट्रैक और हॉकी के टर्फ तो दे दिया, अब 8 के 8 जिलों में बढ़िया और सुंदर इंडोर स्टेडियम बनाकर देंगे, और हर में 15 से 20 गेम्स खेलने की सुविधा होगी। मित्रों, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और देश ने आजादी के 75 साल पूरे किए, लेकिन यात्रा तो अभी इससे आगे असली शुरू होगी। अमृत काल की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की कि इस अमृत काल में युवाओं की भूमिका क्या हो। इस अमृत काल के जो 25 वर्ष हैं, इसमें हर युवा की भूमिका इतनी अहम बनाएंगे कि जब भारत 100 साल मनाएगा तो हम कहेंगे कि भारत का स्वर्णिम काल है। मेरे भाई और बहनों, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम भी हम युवाओं के माध्यम से करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 15, हमें इसे भूलना नहीं, हमें इस पर गर्व करना है। और हमें तो इतना गर्व होना चाहिए कि अभी जब सेंट्रल एशिया के कुछ देश के लोग आए थे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और बाकी, तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी, 100 ऐसे युवाओं ने हिंदुस्तान में आकर जो अपने देश की बजाय हिंदुस्तान के म्यूजिक पर डांस किया और हिंदुस्तान के नृत्य किए और हिंदी भाषा में बोलने का काम भी किया। ये भारत की ताकत है, हमें इसे और बढ़ाना है। मैं आप जैसे युवाओं के बीच में एक आज आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। दीदी, जब कोविड-19 पैंडेमिक था, तब दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमारे इन्हीं वॉलंटियर्स ने जो यहां पर काफी बैठे हैं, इन्होंने मास्क देने का भी घर घर काम किया, राशन पहुंचाने के लिए भी जागरूकता करवाई, आरोग्य सेतु ऐप पर भी इन्होंने जानकारी पहुंचाई, और कोविन
पर भी कैसे आपको लॉगिन करके अपना सर्टिफिकेट लेना है, वैक्सीन लगानी, उसकी जागरूकता भी फैलाई। इन युवाओं ने बहुत काम कोविड के समय किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए करना चाहता हूं। मित्रों, भारतीय मूल के सीईओ जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली में बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, अब उनमें से एक सुंदर पिचाई मुझे पिछले 10 दिन पहले मिले। उन्होंने एक बड़े कार्यक्रम में कहा कि मैं इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ हूं, लेकिन अमेरिका जैसे देश में भी मुझे अभी वैक्सीन का सर्टिफिकेट कागज की कॉपी लेकर चलना पड़ता है, डिजिटल नहीं है। मुझे वहां आज भी प्लास्टिक के कार्ड से पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मेरा भारत देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में कितना आगे निकल गया कि आपने 220 करोड़ वैक्सीन लगा भी ली और आपको डिजिटल उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया है। आपको कोई कागज की कॉपी नहीं ले जानी पड़ती, आपको डिजिटल कॉपी ही ले जानी पड़ती है। और जहां अमेरिका जैसा देश आपदा के समय चेक काट के पैसे दे रहा था लोगों को, भारत में डिजिटल पेमेंट्स यूपीआई भीम के माध्यम से, जैसे फोन पे, पेटीएम, ये सब है। ये जो हमने यूपीआई भीम का प्लेटफॉर्म बनाया है, ये दुनिया के बाकी देश नहीं कर पाए, ये हमारे भारत ने करके दिखाया है मेरे भाइयों। आज एक सब्जी वाला हो, चाय वाला हो, छोटा दुकानदार हो, मेरा कोई नौजवान साथी हो, आप पैसा देने का और पैसा लेने का काम अपने फोन से कर पाते हैं। ये अपने आप एक बड़ा बदलाव है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बड़े बदलाव में मैं आपको पंचप्रण बता रहा था, मैं बीच में ट्रैक बदल गया, इसलिए वापस वहां पर लाना चाहता हूं। पहला था विकसित भारत बनाना है, दूसरा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, तीसरा अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, चौथा एकता एकजुटता को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करना है, और पांचवा हमें केवल अपने राइट्स नहीं मांगने, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है। हमें केवल अपने अधिकार नहीं मांगने, हमें अपने कर्तव्य पालन भी करना है देश के प्रति। और जब देश का हर युवा यह तय करेगा कि वो समाज में इस बदलाव को देखना चाहते हैं, आप सड़क पे जाते होंगे, आपको लगता होगा कूड़ा क्यों पड़ा, साफ होना चाहिए, तो अगली बार तय करना कि टॉफी, चॉकलेट या चिप्स खाकर सड़क पर नहीं फेंकना है, डस्टबिन में ही जाकर कहीं छोड़ना है। अगर लगता है कोई अशिक्षित है, तो सोचिए कि आपको अगले 25 वर्ष किसी ना किसी बच्चे को शिक्षा प्रदान करते जाना है। अगर आपको लगता है पानी की कमी है, तो एक एक बूंद पानी की बचाने के लिए आपको अगले 25 साल उसके ऊपर काम करना है। अगर आपको लगता है पेड़ पौधों की कमी है और हरियाली होनी चाहिए, तो हमें हर साल पेड़ लगाने का काम करना है। लेट अस बी द चेंज वी वांट टू सी, बिकॉज द चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें अपने यहां से शुरुआत करनी होगी, तब जाकर हम समाज को बदल पाएंगे। और आज का युवा वो ताकत रखता है, अगर वो दुनिया भर में जाकर भारत का तिरंगा झंडा लहरा सकता है, भारत का मान सम्मान बढ़ा सकता है, तो भारत में भी जो बदलाव होना चाहिए, हम उस बदलाव को करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे मेरे युवा साथियों। क्योंकि जब हमें आजादी चाहिए थी, तो हमारे प्रेरणा शहीद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, वीर सावरकर हो, या ऐसे बाकी और हमारे युवा हो जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, हमें आजाद भारत देने के लिए। मैं आपसे बलिदान देने के लिए नहीं कहता, आपको योगदान देना होगा ताकि हम अपने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। और मैं चाहूंगा कि आप वो योगदान दें, और आपकी लड़ाई गरीबी के खिलाफ हो, भूखमरी के खिलाफ हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, प्रदूषण के खिलाफ हो, भ्रामक प्रचार के खिलाफ हो, अशिक्षा अपराध के खिलाफ हो, और अलगाववाद आतंकवाद के खिलाफ हो। हमें इन बुराइयों से लड़ना है और हम अपने भारत को आगे बढ़ाना है। हमारे युवा ही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आएंगी जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। कभी आपको लगेगा आपके नंबर कम आए हैं तो क्या करेंगे, कभी आपको लगेगा कि जो आप चाहते वो नहीं हो पा रहा, परेशान हो जाएंगे। मित्रों, परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है। हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है,
भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी दीपा से पूछ रहा था क्या चल रहा है, तो दीपा कह रही थी सर इंजरी हो गई है, रिकवरी का फेज चल रहा है। आप खिलाड़ियों के बारे में सोचिए, जब एक इंजरी, दूसरी इंजरी, उसके बाद कैसे निकलते होंगे। मीराबाई चानू नाम सुना कि नहीं सुना? क्या करती हैं? क्या करती मीराबाई चानू? कोई मेडल जीता है? कहां पर? ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ। यहां से ओलंपिक्स, यहां से कॉमनवेल्थ। मेरे युवा साथियों, मीराबाई चानू कोविड-19 पेंडेमिक के समय उसकी इंजरी हो गई थी। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने उसको रातों रात कुछ घंटों के अंदर अमेरिका भेजा, कोच के साथ भेजा। उसने अपनी रिकवरी 6 महीने तक की और सीधा जब टोक्यो में लैंड की तो भारत को मेडल जिताने का काम भारत की बेटी ने किया। अगर वो भी परेशान हो जाती कि इंजरी होगी, अब तो 6 महीने रह गए तो क्या करूंगी, तो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मेरा मानना है कि आप सबको ये जानना है कि हमें एक के बाद दूसरे ऐसे मुकाम आएंगे जहां पर चैलेंजेस तो नजर आएंगे, लेकिन चुनौतियों में ही तो अवसर है। आपदा में ही तो अवसर ढूंढना है, जो मोदी जी कहते थे। और देखिए, भारत के सामने इतनी बड़ी चुनौती थी कोविड-19 पेंडेमिक। मैं उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस था। आत्मनिर्भर पैकेज हमने बनाया, भारत के 80 करोड़ लोगों के लिए 3 साल तक 4 लाख करोड़ रुपए का अनाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया, ताकि कोई भी हमारा भाई और बहन भूखमरी के कारण ना मरे, और सबको महामारी से भी बचाया और भूखमरी से बचाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। और ये तब हो पाया जब अनाज भी मिला और वैक्सीन भी मुफ्त में मिली। लेकिन साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर बढ़ाना है, तो उसके लिए डिफेंस सेक्टर को खोला गया, उसके लिए आपके स्पेस एंड माइनिंग सेक्टर को खोला गया, कोल एंड माइनिंग, स्पेस, इन सब सेक्टर्स को खोला गया। आज आप बदलाव देखिए क्या हुआ। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, भारत ने उन अंग्रेजों को भी पछाड़कर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी हम बन गए हैं। हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और हम एक तरफ अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, दूसरी तरफ आतंकवाद, अलगाववाद को भी हराया है। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में 89% इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में कमी आई है और लगभग 90% सिविलियन डेथ्स में कमी आई है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को खत्म किया गया अधिकतर क्षेत्रों में, और त्रिपुरा में भी पीस एग्रीमेंट किए गए। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में जहां पर तिरंगा झंडा नहीं लहराने देते थे, वहां धारा 370-35 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया और कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहरा दिया। कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहरा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये पिछले कल जब हुबली धारवाड़ में मिनी भारत दिख रहा था, 50,000 से ज्यादा युवा एकत्रित थे। नरेंद्र मोदी जी नेशनल यूथ फेस्टिवल का हमारा उद्घाटन कर रहे थे। देश भर से 7500 से ज्यादा युवा आए थे। हमारे त्रिपुरा के युवा साथी भी वहां पर थे। ये सब ने कल संकल्प लिया कि भारत को आगे कैसे बढ़ाना है। आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, नशे के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, गंदगी के खिलाफ कैसे लड़ेंगे और अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम कैसे करेंगे। तो मित्रों, मैं तो यही कहूंगा, बंदूक उठाने वालों के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम करें। बैलेट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। एक वोट बैलेट बुलेट पर भारी पड़ता है। और ये आपने देखा है, इस राज्य ने तो लंबे समय तक वामपंथियों को देखा, उनकी सोच के कारण राज्य पिछड़ता रहा। लेकिन हमने पिछले 5 वर्षों में दिखाया कि अलगाववाद के खिलाफ भी, नक्सलवाद के खिलाफ भी कैसे कार्रवाई होती है।
और अब मेरे त्रिपुरा में किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हुई है। अभी तो छवि बदलने का काम हुआ है, आधारभूत ढांचा बनाने का काम हुआ है। अगले 5 सालों में आप देखोगे त्रिपुरा एक नई चुनौती और एक नए अवसर के साथ देश में खड़ा होगा। मेरा त्रिपुरा आगे बढ़ता हुआ और आगे नजर आएगा मेरे भाई और बहन। और मेरे त्रिपुरा को आगे बढ़ाने में आप सबका और सहयोग मिलेगा, क्योंकि आज कार्यक्रम और भी बहुत ज्यादा है। हम सबको 3 कार्यक्रम अभी और करने हैं। आप सब युवा साथी सर्दी के समय भी इतनी सुबह चलकर आए। मैं हृदय की गहराइयों से अपने सभी युवा साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं बीच में बहुत सारे ट्रैक सूट पहनकर भी बैठे हैं, इसका मतलब कुछ खिलाड़ी भी बैठे हैं। मित्रों, भारत ने आज तक के सबसे ज्यादा ओलंपिक्स में मेडल, टोक्यो ओलंपिक्स में 7 जीते, पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते। पिछली बार तो हमारे 19 खिलाड़ी खेलने गए थे, इस बार हम 19 मेडल जीत कर लाए हैं। और डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल जीत कर लाए हैं। कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल जीते तो 22 गोल्ड मेडल जीते। और थॉमस कप में हमने 73 साल में कभी गोल्ड नहीं जीता था। इस बार बैडमिंटन में हमने थॉमस कप में गोल्ड मेडल जीतने का काम भी किया। आइए इकट्ठे मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि निराश जिंदगी में मत कभी होना। मैंने पहले भी कहा, परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है, वो रास्ता नहीं अपनाना है। हम तो उस देश के युवा हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने आज से 150 साल से ज्यादा दुनिया भर में जाकर भारत का परचम लहरा दिया था मात्र 28 साल की उम्र में। आपको तो इस देश को बहुत आगे लेकर जाना है, इसलिए युवाओं के साथ ये संवाद कर रहे हैं कि अगले 25 वर्षों में भारत को 2047 में कहां देखना चाहते हो। आइए हम सब एक टीम के रूप में मिलकर काम करें और अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करें, अपने त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का काम करें। आपके शानदार कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय हिंद, जय त्रिपुरा।